नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह हिंडोली निवासी जिला बूंदी राजस्थान से कृषि बिल विधेयक 2020 पर सामान्य जानकारी व इसकी चर्चा करेंगे कि क्यों तो इसका विवाद हो रहा है, क्यों इसमें विवाद हो रहा है और क्यों इसका समर्थन हो रहा है। सरकार की कहें तो सरकार कहती आई है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। अब ऐसी क्या कमियां आ गई किसान बिल 2020 में कि इसका इतना विरोध होने लगा, और ऐसी क्या स्थितियां रही कि पार्टी के द्वारा या लोगों के द्वारा इसका समर्थन भी इसमें प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों स्थितियों को हम देखेंगे कि क्यों तो इसका विरोध हो रहा है, क्यों इसका समर्थन हो रहा है। लेकिन इन सब जानकारियों के पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में है वह किसी भी प्रकार का बिल पारित करे वह हमेशा सही होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और जो विपक्ष में पार्टी है कोई सा भी बिल पारित हो वह हमेशा गलत होगा, वह उसका विरोध करेगी। चाहे आप धारा 370 को देख लीजिए, तीन तलाक के बिल को देख लीजिए, किसी भी बिल अधिकांश बिलों को देख लीजिए कि वह उसका विरोध करेगी, क्योंकि वह उसको गलत मानती है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है और उसका कारण है विरोध करना। लेकिन हम इस राजनीति की जो तुष्टिकरण की नीतियां हैं हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हमारा केवल एक कार्य है कि जो कृषि कानून है इसके विवाद और वास्तविकता इन दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों तो इसमें विवाद हो रहा है और इसकी जो वास्तविक स्थितियां हैं उन वास्तविक स्थितियों की हम सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा जून 2020 में संविधान के अधिनियम के धारा 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए। कृषि बिल क्षेत्र में 3 अध्यादेश पारित किए गए। अब धारा 123 क्या होती है? धारा 123 कहती है कि यदि कोई सत्र नहीं चल रहा हो, धारा 123 कहती है कि यदि कोई सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आवश्यक होने पर कोई विशेष कानून बना सकता है। और उसी के तहत इसी धारा का लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति के द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए कृषि क्षेत्र के ऊपर, जिसमें पहला जो अध्यादेश है वह हम देखेंगे। पहला अध्यादेश आता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कौन सा आता है? पहला जो विधेयक है वह है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। और इसमें किस संशोधन हुआ? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक 2020 को लागू किया गया है। अब इसकी क्या क्या जानकारियां हैं ये हम देखेंगे। अब आवश्यक वस्तु से पता चलता है कि हमारे जो काम आने वाली जो आवश्यक वस्तु होती हैं, जैसे अनाज है, तेल है, मूंगफली है, दालें हैं, प्याज, आलू आदि आवश्यक वस्तु होती है। अब इस कानून के तहत क्या किया है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के तहत क्या कर दिया गया है कि अब इसकी लिमिट या कहे तो भंडारण, इसकी समय सीमा, इसकी जो भंडारण की जो सीमा है वो समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति, किसान हो, आम आदमी, व्यापारी, कंपनियां कितनी भी मात्रा में भंडार कर सकता है। कहे तो कालाबाजारी, वास्तविक रूप से कहे तो कालाबाजारी वो कर सकता है कितनी भी मात्रा में। इस अधिनियम के तहत खुली छूट दी गई है। लेकिन इसमें भी सरकार ने एक बात कही है, नोट लगाया है, एक शर्त है कि युद्ध, आपदा, अप्राकृतिक यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो सरकार को यह अधिकार होगा कि भंडार या लिमिट इसकी मात्रा को निश्चित किया जा सके, ये इसमें कहा गया है। अब आप एक प्रकार से समझिए कि सरकार कह रही है कि किसान भी भंडार कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है, कोई भी भंडार कर सकता है, ठीक है। अब किसान की समझिए कि किसान फसल उगाएगा, अब उसके पास इन्हें इनकम तो होती है नहीं, इधर उधर से कैसे भी करके वो पैसों की व्यवस्था करता है और पैसे की व्यवस्था करके वो खेती करता है। अब खेती करने के बाद में उससे पैसे वापस चुकाने पड़ते हैं। जैसे फसल बेचेगा, सेल करेगा, उसके बाद में उन सभी व्यक्तियों का तो मूल्य भी तो चुकाना है। खाद का है, हकाई का पैसा है, पानी का पैसा है, यदि पानी वो किसी से लेता है, इन सब का पैसा चुकाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फसल बेचना पड़ेगा। तो वो भंडार कर नहीं सकता, और यदि भंडार भी करे तो कहाँ करेगा? उसकी तो आवास की जो घर की रहने की व्यवस्था है वो घर की रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है।
यदि किसानों की स्थिति देखी जाए तो उनके रहने की आवाज़ भी ठीक नहीं है। अभी भी गाँव के अंदर ये स्थितियाँ हैं बहुत सी जगह कि टापड़ी छोटे छोटे घरों में किसान रहते हैं। कैसे कैसे करके वो दिन निकालते हैं, कहाँ से करेगा। एक कहावत प्रचलित है कि किसानों के घर की छत टपकती है फिर भी दुआ करता है बरसात की। अब बताइए कहाँ से वो भंडार करेगा, नहीं कर सकता। अब दूसरी स्थिति, दूसरी गणित आपको बताता हूं मैं। दूसरी गणित की स्थिति समझिए कि व्यापारी लोग हैं, लघु व्यापारी, वो भी खुश है हाँ कि हम भंडार कर सकते हैं और कितनी भी मात्रा में भंडार कर सकते हैं, कालाबाजारी कर सकते हैं और इससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। अब आप बताइए कि ये जो व्यापारी वर्ग हैं या लघु व्यापारी, नॉर्मल व्यापारी मान लो, अगर ये संगठन भी बनाएंगे तो संगठन बनाने के बाद भी 50-100 करोड़, ज़्यादा 200 करोड़, अगर 40-50 आदमी मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ज़्यादा 200-250 करोड़, इससे ज़्यादा मात्रा में शायद ही वो स्टॉक कर पाए। और फिर वो सोचते हैं कि हम स्टॉक करके माल को बेचेंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि वो इससे ज़्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे। यदि उन्होंने कालाबाजारी भी कर ली तो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। अब इसमें एक स्थिति आपको बताता हूँ, यदि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इस बिजनेस में उतर जाती हैं भंडार करने के मामले में, तो आप यकीन मानिए कम से कम 15 से 20 हजार करोड़, 15-20 हजार करोड़ उनके लिए मामूली बात होती है। कंपनियों के लिए वो आसानी से उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और यदि इतनी मात्रा के अंदर ये मान लीजिए 15-20 हजार करोड़ से ऊपर की मात्रा में यदि कंपनियां स्टॉक करने लग जाएगी तो इतना मूल्य बढ़ेगा जिसकी गणना आप और मैं नहीं कर सकते। अगर गेहूं का मूल्य जैसे अगर 20 रुपये है, यदि गेहूं का मूल्य मान लीजिए कि यदि कंपनी ने 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा और अगर 4 महीने भी अगर वो स्टॉक कर लेती हैं, लाखों करोड़ों मैट्रिक टन के हिसाब से अगर उन्होंने स्टॉक कर लिया, तो मान लीजिए कि बाजार में गेहूं ही खत्म हो जाएगा। उसके मूल्य में एकदम इतना मूल्य बढ़ेगा, अचानक 20 रुपये से आराम से 50-60 रुपये किलो गेहूं हो जाएगा। अब ये जो भार बढ़ेगा वो किसके ऊपर बढ़ेगा? आम आदमी के ऊपर बढ़ेगा, आपके ऊपर और हम पर बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है। और यह स्थिति व्यक्ति के विचारों के बहुत आगे निकल जाएगी। बहुत से व्यक्ति समर्थन तो कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको रीजन पता होना चाहिए कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ और समर्थन क्यों कर रहा हूँ। अब इसमें तो समर्थन वाली कोई बात है ही नहीं। इसमें अगर कहा जाए, मतलब नॉर्मल रूप से कहा जाए तो सरकार के द्वारा कालाबाजारी करने की खुली छोड़ दी गई है कि आप कितनी मात्रा में कालाबाजारी कर सकते हो। अब दूसरा जो विधेयक है, अब पहला तो अपन ने पढ़ लिया उसका वस्तु अधिनियम 2020। अब दूसरे अध्यादेश के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। अब ये समझौता है, समझौते से आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम ठेका भी करते हैं। क्या कहा जाता है? ठेका फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब इस अध्यादेश द्वारा जो दूसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके तहत क्या होगा, देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव होगा। सरकार कह रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियां क्या करेगी, किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उनसे एक निश्चित मूल्य, पहले ही निश्चित मूल्य हो जाएगा। जैसे किसान मालिक है, एक भूमि मालिक है, अब भूमि मालिक रहे, उससे कंपनियां क्या करेगी, आएगी और कहेगी कि ये आपकी भूमि है, इसमें आलू अच्छे हो सकते हैं, गेहूँ अच्छे हो सकते हैं। जैसे कोई ब्रेड कंपनी है अच्छी वाली अमूल वगैरह, अब वो ब्रेड वगैरह बनाती है, तो उसके लिए अब ये तो है नहीं भाई 5-50 किलो गेहूँ चाहिए, उसके लिए लाखों मैट्रिक गेहूँ चाहिए, क्योंकि उसको एक बहुत बड़े क्षेत्र में करना पड़ता है। जैसे वेपर्स आते हैं तो उनको कोई कम मात्रा में तो उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए लाखों करोड़ों टन के हिसाब से आलू चाहिए। तो उसके लिए बहुत बड़े व्यापार क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मात्रा में किसानों से एक समझौता कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। उनसे कहेगी कि आप बताइए आप कितना मूल्य लेना चाहोगे। अब किसान सोचेगा कि हाँ मेरी फसल के अंदर इतना खर्चा होता है और इतना खर्चा निकालने के बाद में मैं आराम से 15 से 20-30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो आराम से आपको आलू दे सकता हूँ। अब कंपनी और किसानों के मध्य समझौता हो जाएगा 25 रुपये किलो के हिसाब से, दोनों अपने हिसाब से कर लेगी तय कि इस तय कीमत पर उस फसल का मूल्य हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता, उसकी किस्म, इन सभी तथ्यों का पहले ही मूल्यांकन करके ये सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फिक्स हो जाएगी। अब इसमें एक बात समझिए, यदि किसान को
कोई भी किसान है, अब वह नुकसान होने से बच जाएगा। किसानों के लिए जो यह विधेयक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये फायदेमंद है, क्योंकि अधिकांश मात्रा में होता है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अपनी फसल का मान लीजिए, खाद बीज, वो जो लागत मूल्य है वह लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता और नुकसान में हमेशा किसान रहते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए तो यहाँ तो किसानों को फायदा होगा। यदि आलू की कीमत 25 रुपये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत तय कर दी गई है और बाजार मूल्य जब बाजार मूल्य होता है उस समय, और उस समय कीमत है 10 रुपये किलो, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस समझौते के तहत, इसे समझौता भी कहते हैं, अनुबंध भी कहते हैं, संविदा फार्मिंग भी कहा जाता है। तो उस समझौते के तहत, उस अनुबंध के तहत कंपनी को 25 रुपये मूल्य किसान को देना होगा, चाहे बाजार का मूल्य 10 रुपये हो या फिर 50 रुपये हो। यदि बाजार का मूल्य 50 रुपये हो जाता है तो भी किसान को नुकसान खाकर वो 25 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि वो समझौता हो गया। अब उसका मूल्य बढ़े या घटे, लेकिन वो एक निश्चित अनुबंध के तहत वो देगा। इसमें देखा जाए तो किसानों को फायदा अधिक है कि कम से कम उनको सही मूल्य मिल जाएगा, नुकसान में जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब तीसरा आता है अध्यादेश कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन और सुविधा विधेयक। संवर्धन से आप समझ सकते हैं और सुविधा से, दोनों चीजें हैं। अब इस विधेयक के तहत क्या किया है सरकार ने, इसके तहत किसान और व्यापारी मंडी से फसल बाहर बेच सकते हैं, बेचने की आज़ादी होगी। अब किसान और व्यापारी को छूट दे दी गई है कि आप अपनी जो फसल है उस फसल को आप कहीं भी बेच सकते हो, जहां आपकी इच्छा हो, मंडी से बाहर कहीं बेचो, दुकान पर बेचो, कहीं बाहर बेचो, बाहर कंपनी में बेच सकते हो, खुली छूट दी गई है किसानों की आमदनी बनाने के लिए। तो देखा जाए तो इसमें भी किसानों का फायदा है। तीसरा अध्यादेश भी किसानों के फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें अधिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा फसल का, और इसमें फसल की बिक्री पर टैक्स भी नहीं लगेगा। और इसमें दो बिंदु आते हैं, उन दो बिंदु को देखिए। पहला तो आता है एपीएमसी और दूसरा आता है एमएसपी। अब एपीएमसी तो क्या होता है, एपीएमसी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कहें तो बाजार समिति, और इसे मंडी भी कहते हैं। तो सरकार ने कहा है कि जो मंडी है, आपकी इच्छा हो तो मंडी में बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच सकते। कुल मिला के कहा जाए तो इन मंडी की जो कहा जाए तो इनकी जो वैल्यू थी, उस वैल्यू था वो खत्म कर दिया गया है, छूट दे दी कि आप बाहर जाकर बेच दी, तो इनकी वैल्यू खत्म हो गई मंडी की। अब दूसरा जो बिंदु उठ रहा है एमएसपी, इसका भी विरोध रहा है मंडियों का। पंजाब हरियाणा क्षेत्र में आड़तिया बिचौलिया इसके अंदर विरोध कर रहे हैं कि हमारा रोजगार खत्म हो गया, ये चीजें देखने मिल रही है। लेकिन यहाँ किसानों को फायदा है कि अधिक मूल्य मिलेगा, वो वहीं बेचेगा, और सरकार ने इसकी खुली छूट दे दी है। अब अंतिम जो बिंदु आता है वो आता है एमएसपी। अब एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम मूल्य होता है। अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, न्यूनतम मूल्य को आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी फसल होती है, उस फसल की रेट फिक्स हो जाती है कि हाँ कम से कम इतना तो न्यूनतम समर्थित मूल्य किसान को प्राप्त होना ही चाहिए। और सरकार को भी यह करना चाहिए कि प्रत्येक फसल का अनाज वगैरह, तिल दलहन तेल, उस फसल का न्यूनतम मूल्य फिक्स कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो इससे कम मूल्य पर वो नहीं खरीद सकता, कम से कम इतना मूल्य तो उस किसान को प्राप्त होना ही चाहिए, तभी किसानों को फायदा होगा। अब इसमें एक और विवाद की स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान में और कंपनी के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यह मान लीजिए कोई 10-15-100 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा कम से कम गाँव के गाँव, पूरी कंपनियां रहेगी, वो गाँव के गाँव को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 15-20 गाँव से एक साथ, क्योंकि उसको जो फसल होगी वो होगी 50 से 60 हज़ार हेक्टेयर के मध्य। अब इसमें ये मान लो अगर जैसे कोई कंपनी है उसे कालाबाजारी करनी है तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ सरकार ने छूट दे दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने डायरेक्ट फसल ली, मूल्य पहले फिक्स हो गया कि इस मूल्य पर, तो उस मूल्य पर फसल ली, कालाबाजारी की, और कालाबाजारी करने के बाद में आप जानते ही हो कोई उसका मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि समय सीमा तो वह स्टॉक की नीचे सीमा तो खत्म समाप्त करी थी कि आप अब जो असीमित मात्रा में स्टॉक कर लेगा, इतनी मात्रा में स्टॉक कर लेगा कि उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसके अच्छे और बुरे दोनों तक आपको बताइए।
तर्क वितर्क दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आवश्यकता वस्तु अधिनियम विधेयक है, इसमें जो स्टॉक की जो लिमिट शॉर्ट की गई है, तो सरकार को कम से कम इसमें संशोधन करना चाहिए और जो स्टॉक की लिमिट है उसको वापस बरकरार करना चाहिए। और यह दोनों विधेयक किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और बाहर बेचने का दोनों किसानों के लिए फायदेमंद है। तो मैं भी सरकार से आग्रह करता हूँ, जनता की आवाज़ मेरे चैनल के माध्यम से, कि कृषि बिल बहुत अच्छा है लेकिन इसमें संशोधन किया जाए। अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो इसका जो मूल्य बढ़ेगा वो आपकी और मेरी सोच परे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय जय श्री राम, जय श्री राम।